मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। अगर चुनाव गणित है तो बिहार का चुनाव एक तरफा है, विपक्ष बिखरा हुआ है। राजद का नेतृत्व कर रहे लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी सहयोगियों को संभाल नहीं पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पप्पू यादव सब इस चुनाव में अलग ताल ठोक रहे हैं। पिछड़ी जातियों में एक बड़ा वर्ग कुर्मी वोट नीतीश के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में अगड़ी जातियों का वोट और महादलित वोट जीतन राम मांझी के साथ और नीतीश के साथ एक पक्ष में दिखाई दे रहा है। जिन्हें इस गणित पर भरोसा है उन्हें लग रहा है कि इस बार भी कुर्सी नीतीश के लिए ही है। नतीजों का गणित हो सकता है मगर चुनाव का गणित नहीं होता। मतदाता के विवेक को किसी गणित के थ्योरम में नहीं बांधा जा सकता और ना ही बांधा जा सकता है नेताओं के लालच को। इस बार नीतीश की कुर्सी को खतरा विपक्ष से नहीं बल्कि अपने सहयोगियों से ज़्यादा है। नतीजे बताएंगे कि खंजर किसने कहां गले मिलकर किसकी पीठ में घोंपा। लोजपा का नेतृत्व कर रहे चिराग पासवान पिता की मौत से गमगीन हैं। वह कह रहे हैं कि पिता नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। उनकी ये भावुक अपील बिहार वासियों के लिए सहानुभूति जुटाने के लिए काफ़ी है। लोजपा राजग से अलग हो चुकी है, जदयू से अलग हो चुकी है, मगर चिराग पासवान भाजपा से दोस्ती गांठे हुए हैं। ये गांठ भविष्य में कई नए गठबंधनों की संभावनाओं को जन्म देती है। अगर भाजपा यहाँ चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश की ओर ताने हैं तो क्या नीतीश कुमार चुपचाप अपनी दुआओं का असर देखेंगे या तीरे नज़र देखेंगे या जख्मे जिगर देखेंगे? वह राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर भाजपा कोई खेल करती है तो नीतीश कुमार भी खेल करेंगे, ये सहज ही माना जा सकता है। और पिछले चुनाव में और चुनाव के बाद भी वह कई तरह के खेल कर चुके हैं। उनसे बड़ा खिलाड़ी बिहार की राजनीति में इस वक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कौन किसे वोट देगा इसके लिए गठबंधन पर न जाएं, जाति पर न जाएं, क्योंकि जहां जिस जाति का वर्चस्व है वहां सभी दलों ने करीब करीब एक ही जाति के उम्मीदवार उतारे हैं। इसलिए गणित के सहारे ना रहें। बिहार की राजनीति को, बिहार के विवेकशील मतदाताओं को किसी समीकरण से ना आंकें। बिहार में काबा और बिहार में ईबा से भी ना आंकें। आइए बिहार की राजनीति को और बिहार के जागरूक मतदाताओं के बारे में समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह से। आनंद सिंह को पत्रकारिता में 2.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और वे राष्ट्रीय पत्रकारिता में सक्रिय हैं, बिहार की नब्ज़ को जानते हैं। आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। आनंद सिंह जी नमस्कार, बताइए इस बार बिहार में काबा पूछा। बिहार में काबा, बिहार में कुल ठीक चला था, बिहार ठीक है, बाकी बिहार ठीको नहीं किया, दोनों बात बटे। बिहार बदलाव चाह रहा है, लेकिन बदलाव के जो नियामक है, बदलाव के जो तत्व हैं, वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। चुनाव को लेकर के सभी लोग बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव का 10 नवंबर को आप देखेंगे, चुनाव का रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसा हम और आप सोच रहे हैं आज की तारीख में। क्लियर कट मैंडेट किसी को मिलेगा, इसमें मुझे डाउट है। लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे एनडीए कर सकते हैं, माइनस एलजेपी। इनको चौंकने की बारी आएगी। इस बार ये चौंकेंगे, इसलिए कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक कहीं की बेवकूफ़ नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से घुमाया जाता है इनको पलायन के मसले पे, पानी के मसले पे, रोजगार के मसले पे, उद्योग के मसले पे, इन चीज़ों का अपना एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है और इस बार वो इम्पैक्ट सामने आपको दिखेगा। नंबर 1। नंबर 2, लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं।
ये मैं आपको ऐलानिया तौर पे आज बता रहा हूँ। और नीतीश कुमार से नाराज होने के पीछे एक नहीं, दो नहीं, 15 साल का सो कॉल्ड सुव्यवस्था, सुशासन के विरुद्ध कुशासन की बात चल रही है। आप समझिए, बहुत बड़ा फैसला किया था नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करने का। बिहार में सब जगह शराब बिक रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, समझिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। शराब आराम से हर जगह उपलब्ध है। पुलिस वाले शराब पी भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। पॉलिटिशियन के पास भी शराब है। सवाल ये है कि आप खर्चा कितना कर रहे हैं। तो सुशासन किसको कहते हैं, ये डिक्शनरी में जाकर के दोबारा खोजना पड़ेगा। दूसरा, लोगों का धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जिस हैसियत में आज से 5 साल पहले थे, उस हैसियत में नहीं है। निश्चित तौर पर वो जनता दल यूनाइटेड के सर्वा हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ नहीं रहे। आप एमएलसी हैं, क्या दिक्कत है आपको चुनाव लड़ने में? लड़िए आप चुनाव। तेजस्वी यादव घेरेबंदी कर रहे हैं, पुष्पम घेराबंदी कर रही है, पप्पू यादव घेराबंदी कर रहे हैं। और ये आपको हो सकता है राष्ट्रीय परिदृश्य में इनके नाम बड़े छोटे छोटे लगें, पर बिहार में इनकी साख है, इनके पीछे लोग हैं। तो इस बार के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि आपको बता दूँ, न मैं सियासी पंडित इतना बड़ा हूँ कि आज भविष्यवाणी कर दूँ, पर रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। जिस तरीके से अंडर करंट है, वो अंडर करंट कई लोगों को परेशान कर रहा है। लोग परेशान हैं भी, और भाषणों में उकताहट, कुलबुलाहट सब दिख रही है। लोजपा कितना कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? रामविलास जी की को लेकर जो दलितों में उनकी जो छवि थी, महादलित वोट, हालांकि बीच में अलग हो गया था। नीतीश कुमार ने जब महादलित करके 20 जातियां 21 में से अलग कर दी थी, तो क्या वो पुराना वोट अब सहानुभूति उसकी लोजपा के साथ आएगी? चिराग पासवान को कुछ फायदा होगा इसमें? और भाजपा के साथ उन्होंने जो पर्दे के पीछे की मित्रता रखी है, क्या उससे भी कुछ फायदा उन्हें अगड़ी जातियों के वोट का हो सकता है? लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में आधार कितना है, इसको आप पहले समझिए। ये 1% भी नहीं है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का। अगर हम बिहार के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो 1% भी नहीं है। पिछली बार 4 वोट थे इनके, 4.6 कुछ। आप उस वोट को 2020 में भूल जाइए, इसके पीछे तमाम कारण हैं। 2020 में बिहार में जो चुनाव हो रहा है, या जो बिहार का मंत्रिमंडल है, उसमें लोजपा का एक भी बंदा नहीं है। यह है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर लोक जनशक्ति पार्टी इतनी ही ताकतवर होती तो नीतीश कुमार रामविलास पासवान से मिलते, उनके बेटे चिराग पासवान से मिलते। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड इस बात की जानकारी है कि पिछले, यानी कि रामविलास पासवान के निधन के पहले, जब रामविलास पासवान बहुत गंभीर नहीं थे, तब भी नीतीश कुमार उनका फोन तक नहीं उठाते थे। मिलने की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ये हकीकत है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में जनाधार के मामले में शायद सबसे नीचे है। वो हो सकता है कि वीआईपी पार्टी जो आई है, जिसने अभी एनडीए ज्वाइन किया है, पहले ये महागठबंधन का हिस्सा थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 25 सीट मांग रहे थे।
तेजस्वी जी यादव ने इनको इनकी औकात बताई और इन्होंने विद्रोह किया। तो जी ये समझने और समझाने वाली बात है। लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में जो आधार है वो उल्लेखनीय नहीं है। जी बिल्कुल। आप न तो वोट काट सकते हैं, ना आप सरकार बना सकते हैं। अब जी चिराग पासवान ने क्या सोचकर, किसने उनको गाइड किया, वो अच्छा खासा ठीक ठाक चलने वाली सरकार के विरुद्ध हो गए, ये चिराग पासवान को पता होगा। हकीकत ये है, आप पॉलिटिक्स जानने वाले किसी भी आदमी से बात कीजिए, जो रामविलास पासवान जिंदा थे जी। तब वो कुछ नहीं कर पाए। भाई हाँ बहुत। आपके आपके चाचा जीत गए, यानी कि रामविलास पासवान के छोटे भाई जी पशुपतिनाथ पारसनाथ लोकसभा का चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव में आपके पास सीटें कितनी हैं, आपका प्रतिनिधित्व कितना है? और सवाल है कि रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार नहीं, दो दो बार अपना नाम दर्ज करा है। ठीक है, वो दौर जी। कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये कुछ दौर और। वीआईपी का है, ये दौर अच्छा ये दौर वीआईपी का है, वीआईपी दौर है। ये ये दौर दौर वीआईपी दौर। वीआईपी का है। बढ़िया। और इसी में एक चेहरा बिहार में आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, वो है पुष्पम प्रिया का, जिन्होंने पूरे पेज के विज्ञापन के साथ धमाकेदार मतलब एंट्री की बिहार की राजनीति में। हम्म। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आज की तारीख में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कि राजनीति में एक आम आदमी पार्टी, उसकी एंट्री धमाकेदार थी, और अब इन्होंने जो प्लूरल्स पार्टी बनाई है, इसकी भी एंट्री तो धमाकेदार है। लेकिन एंट्री के धमाकेदार होने का मतलब ये नहीं होता है कि द एंड भी उसका शानदार होगा या धमाकेदार होगा। अभी उनको देखना बाकी है। वो 25-26 साल की लड़की हैं, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है। बेशक उनके फादर एक्स एमएलसी रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं, आज की तारीख में भी हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से उनका संपर्क है और संबंध भी है। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, यह कितना महत्वपूर्ण होता है, ये भविष्य बताएगा। आनंद सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो मित्रों, हमें नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। 3 चरण के मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि नीतीश और सहयोगी आपस में नज़रें ना मिला पाएँ और नीतीश भाजपा से कहें तुम ब्रूटस, और भाजपा उनसे कहे ब्रूटस तुम भी। धन्यवाद।